हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंसरकारी। और अब हम पार्ट टू ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन को समझेंगे। दैट इज अ वेरी इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। जैसा कि आपने पार्ट वन सीरीज में देखा, हाउ द फाउंडेशन ऑफ अमेरिकन कॉलोनीज वर टेकिंग प्लेस। अब हम चर्चा करेंगे कि कैसे कॉलोनाइजेशन के बाद जब हम बात करते हैं अर्ली सेल्फ गवर्नमेंट की, वो इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कितना हद तक जुड़ा हुआ है। और साथ में चर्चा करेंगे अमेरिकन रिवॉल्यूशन क्या एक इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन था। आई वुड आल्सो लीव दिस टू योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप समझकर खुद उसको एग्जामिनेशन के ऑब्जेक्टिव पॉइंट से बता सकें। अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को इन्फ्लुएंस किया या नहीं भी किया, ये सोचने की बात है। इसको भी हम देखेंगे। ऑल दीज एलिमेंट्स वी आर गोइंग टू टेक अप in this part 2. Please do join us, UPSC with Ansarkari, and our courses also, where we help you to understand and to grow better. अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस की। अमेरिकन रिवॉल्यूशन अपने आप में एक पॉलिटिकल टर्बुलेंस की तरह उभरा। 18th सेंचुरी में जब हम कहते हैं कि जो 13 कॉलोनीज थी, वो ब्रिटिश से या फिर ग्रेट ब्रिटेन से अपने आप को अलग करना चाहती थी। क्या शुरू में भी उनका ऐसा मानना था? One of the important factor for any nation और फॉर एनी कॉलोनी इज उसका नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर हो। नेशनल इंटरेस्ट। सो जब अमेरिकन कॉलोनीज अपने आप में वो सारे मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज लेकर नॉर्थ अमेरिका हैं पहुंच चुके हैं ब्रिटिश वैल्यूज के साथ, और ब्रिटेन की जब विक्ट्री होती है 7 इयर्स वॉर में, तो आप कह सकते हैं कि उसकी वजह से एक तरीके का कॉन्फिडेंस आएगा अमेरिकन कॉलोनीज में, क्योंकि अब उन्हें फ्रेंच से ब्रिटिश प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स दे वर ऑल्सो गेटिंग अ काइंड ऑफ अ फ्रीडम टू थिंक ऑन देयर ओन, बिकॉज ब्रिटिश वांटेड टू इंक्रीज टैक्सेस। ब्रिटिश वांटेड की कॉलोनीज अपने डिफेंस के लिए उन्हें पे करते रहे, जबकि कॉलोनीज आर्ग्यू कर रहे हैं कि वो पॉपुलर असेंबलीज की तरह अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे और ब्रिटिश पार्लियामेंट को फॉलो नहीं करेंगे। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। आई रिकॉल दिस आइडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। जब भारत की इतनी लंबी स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई होती है, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जो आप अमेरिकन रिवॉल्यूशन में किसी तरह से देखते हैं, वो सारे एलिमेंट्स अपने मेच्योर फॉर्म में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी दिखाई देते हैं। बहुत सारे टैक्सेस लगेंगे, जिनमें एक था स्टैंप एक्ट ऑफ 1765, जिसने कहा कि वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड हो जाएंगे जब तक आप ड्यूटी पे नहीं करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। ब्रिटिश वांटेड टू सबऑर्डिनेट देम, ब्रिटिश वांटेड टू मेक श्योर कि अमेरिकन कॉलोनीज उन्हीं के हिसाब से चलें, उन्हीं के अंडर होकर चलें। ऐसा अमेरिकन को मंजूर नहीं था। इसीलिए एक हिस्टोरिकल बैठक होगी, बातें होंगी, एक तरीके का जुनून होगा जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस तक लेके जाएगा। सो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस इस बात को अप्रूव करेगी और जुलाई 4 1776 को अनाउंस किया जाएगा कि 13 नॉर्थ अमेरिकन ब्रिटिश कॉलोनीज ग्रेट ब्रिटेन से सेपरेट हो गई। 12 जो हैं वो यूनानिमसली वोट करेंगे, उसमें न्यूयॉर्क एब्सेंट होगा। और आप कह सकते हैं कि वो कहेंगे अपने आप को कि वी आर यूनाइटेड कॉलोनीज एंड वी हैव राइट टू बी फ्री एंड इंडिपेंडेंट। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। आज की समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या पूरे वर्ल्ड का एक पालनहार है, या वो पूरे वर्ल्ड का एक डिसरप्टर है, या फिर वो पूरे वर्ल्ड का एक लैंडलॉर्ड है? ये मैं आपकी सोच पर छोड़ता हूं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस हो चाहे फिर वो जनरल स्टडीज हो, दोनों जगह आपकी अप्रोच और आपके कीवर्ड्स मैटर करेंगे। सो 4 जुलाई इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। वो यूएस के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस दिन को ग्रेट नेशनल हॉलिडे और इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। देखिए, ये एक सीन है बैटल का। यानी कि आपको ये सीन देखकर हम अमेरिका की बात नहीं करते, क्या आपको हिंदुस्तान के सीन्स याद नहीं आते? क्या आपको याद नहीं आता किस बेरहमी के साथ अंग्रेजों ने हमारे विचारों को, हमारे हमारी सोच को, हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को और हमारी संस्कृति को कुचला? लेकिन अमेरिका ने उसमें कितना बोला, ये मैं आपकी सोचने पर छोड़ता हूं, क्योंकि इसकी चर्चा है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। इधर व्हेन यू आर पार्ट ऑफ आवर कोर्सेज वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स। अमेरिकन रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट होती है, तो आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो कॉलोनिस्ट थे वो इस बात से कन्विंस हो गए कि पार्लियामेंट ने सोच लिया है कि वो हमारी फ्रीडम लेकर रहेगी और वो हमें दबा कर ही रखेगी, बिकॉज देयर वाज अ पैटर्न।
देयर वाज अ पैटर्न इन द ऑपरेशन, क्योंकि करप्शन चारों तरफ था। इंडिया की तरह ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो एक बहुत ही अच्छा फिनोमिना ब्रिटिश ने अपनाया था और दादा भाई नौरोजी ने उसको डी कोड भी कर दिया था, वही बात वहां पर हो रही थी। ब्रिटिश ने लेकिन सोचा नहीं था कि वो उनको रोक नहीं पाएंगे। ऐसा सोचा नहीं था कि उनको रोक नहीं पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे चीजें हाथ से निकलती चली जाएंगी। ब्रिटिश किंग डिक्लेयर करेंगे कॉलोनिस्ट को कि वो अगर रिबेलियन करते हैं देन दे विल हैव टू पे। अगर वो सोचते हैं कि ब्रिटिश से टाइज काटेंगे देन देयर विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। देयर वर मैनी ग्रेट थिंकर्स। एक एग्जांपल और नाम मैं आपको बताता हूँ, थॉमस पेन का। उन्होंने एक पैम्पलेट लिखा कॉमन सेंस। तो ये कॉमन सेंस है क्या? ये कॉमन सेंस है कि आप जो करो आपको उसकी पेमेंट मिलनी चाहिए। आपके विचारों से आपको आज़ादी के साथ रहने की सहमति मिलनी चाहिए। यू मस्ट ऑल्सो गेट राइट्स टू लिव पीसफुली। यू मस्ट हैव कंट्रोल ओवर योर लाइफ। यू मस्ट हैव कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। यू मस्ट बी एबल टू प्रिजर्व योर हिस्ट्री एंड योर कल्चर। ये सारी बातें जब डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स और राइटर्स एक जगह लेके आएंगे तो आप कह लीजिए एक तरीके का प्रोक्लेमेशन हो गया। और ब्रिटिश किंग भी, किंग जॉर्ज थर्ड 1770s में, उनको समझना चाहिए था। इसीलिए यूपीएससी भी पूछती है कि भाई आखिर हो क्या रहा था? क्या उस समय की लीडरशिप ऐसी पुअर थी कि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर अमेरिकन चाहते क्या है, या ब्रिटिश ने जानबूझकर अनदेखा कर दिया? क्योंकि 1770s ही वो समय है जब ब्रिटिश वर अबाउट टू लूज वन एम्पायर इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, एंड दे आर गोइंग टू क्रिएट एन एम्पायर इन द ईस्ट। यानी अमेरिका खोया तो इंडिया पाया, और वो भी लंबे समय के लिए इंडिया पाया, अगले 200 साल तक। यानी अगर हम बात करें ब्रिटिश की, तो उन्होंने हमारा खून चूसा। तो इसीलिए प्रोक्लेमेशन किंग करेंगे, ना कि समझेंगे, और उस चीज का और ज्यादा फायदा मिलेगा अमेरिकन कॉलोनिस्ट को। लेकिन वहां भी मैं कहना चाहता हूँ, क्या अमेरिकन कॉलोनिस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या इसमें आप अफ्रीकन स्लेव्स को भी लेके आ रहे हैं? क्या उसके अंदर आप मॉडर्नाइजेशन के तौर पर वुमेन को भी लेके आ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। ये चीजें भी धीरे धीरे धारा के साथ चलेंगी। और सिविल राइट्स की बात तो भूल ही जाइए, लेकिन एवरीथिंग मार्क्स ए बिगनिंग। दैट इज वाई उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने सोच दिखाई, उन्होंने अपने आप को आगे रखा, इसीलिए उनको सक्सेस भी मिली। तो हम कह सकते हैं कि बॉस्टन टी पार्टी, यानी कि ये कोई टी पार्टी नहीं है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना से अमेरिका टी भेज रही है और उसकी मोनोपोली भी है, उस पर टैक्स भी लगेगा, तो अमेरिकन अमेरिकन ने महोक इंडियंस यानी कि लोकल इंडियंस यानी लोकल अमेरिकन बनकर उस ब्रिटिश शिप पर चढ़ गए और उन्होंने उस टी को पानी में फेंक दिया। नतीजा क्या होगा? टी एक्ट आया, यानी कि उस पर भी टैक्स लग जाएंगे। और बजाय इस बात को समझने के कि सिचुएशन खराब है, ब्रिटिश विल कीप ऑन एक्टिंग इन ए कोएर्सिव मैनर। इसीलिए वो जितने एक्ट्स होंगे ना, बहुत कोएर्सिव होंगे, यानी जबरदस्ती का डंडा किया जाएगा। इसीलिए उन एक्ट्स को इनटॉलरेबल एक्ट्स भी कहा गया। ये एक्ट्स फर्दर रेजिस्टेंस को आगे बढ़ाएंगे। आप कह सकते हैं जो ब्रिटिश कस्टम्स ऑफिसर्स थे या ब्रिटिश बाकी ऑफिसर थे, उनको पब्लिकली ह्यूमिलिएट भी किया जाने लगा। क्या इंडिया में ऐसा कभी होता था? इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो पाया? इंडिया में हमें इतनी लंबी लड़ाई, इतनी दर्दनाक लड़ाई और इतनी पेशेंस से क्यों लड़नी पड़ी? ऐसा वहां क्यों नहीं हुआ? जस्ट थिंक अबाउट इट एंड यू कैन राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द सेम एंड यू कैन सबमिट इट ऑल्सो। अब मैं अगर आपको कहूं कि इंपॉर्टेंट बैटल्स, तो लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड, अप्रैल 1775, ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का स्टार्ट हो। 1775 से 1783 के बीच में ये सब चलेगा। पॉलिटिकली ब्रिटिश के लिए बहुत डिजास्टर्स होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस पहले जो अमेरिका में थे, वो बैटल ऑफ यॉर्क को भी हार के आएंगे और यहाँ पर फिर उन्हें इंडिया भेजा जाएगा। बैटल ऑफ लेक्सिंगटन और बैटल ऑफ कॉनकॉर्ड फर्स्ट मेजर मिलिट्री कैंपेन्स थे अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वॉर के, और उन्होंने अमेरिकन विक्ट्री को आगे बढ़ा दिया। इससे जो है एंटी ब्रिटिश कॉज बहुत बढ़ता चला गया। Just look at the map carefully, but then you are not supposed to remember all these. You are supposed to only learn and understand. चाहे वो लेक्सिंगटन हो, कॉनकॉर्ड हो, लिंकन हो, मेंटोनी हो, ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते चले गए। और जो कह सकते हैं लोकल पीपल थे, लोकल मिलिशिया थी, वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंट और आगे बढ़ती चली गई। 1775 में, मई 1775 टू बी प्रिसाइज, जब कॉन्टिनेंटल कांग्रेस मिलती है, और सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस अगर हम कहें तो मई 10 1775 को फिलाडेल्फिया पेनिसिल्वेनिया में मिलेगी। और बैटल ऑफ लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड के बाद वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम यूनाइटेड हैं, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। इसका मतलब है कि कांग्रेस
अभी अपने आप में प्रोविजनल गवर्नमेंट की तरह एक्ट कर रही थी। उन्होंने क्या किया, किसी भी देश को एक आर्मी चाहिए होती है तो कॉन्टिनेंटल आर्मी आ गई। उन्होंने साथ में एक ऑलिव ब्रांच पिटीशन भी की कि किंग जॉर्ज थर्ड, हम चाहते हैं कि आप हमें आज़ादी दे दें और हम लड़ना नहीं चाहते। और उन्होंने साथ साथ में रेजोल्यूशन भी किया इंडिपेंडेंस के लिए, जुलाई 2 1776। और उसके बाद कांग्रेस ने उस डिक्लेरेशन को अप्रूव भी कर दिया। 1781 में जब कांग्रेस का रूल खत्म हो गया तो उसको डिसबैंड भी कर दिया। यानी कि ब्रिटेन का जो 2 to 3 सेंचुरीज का जो डेवलपमेंट था, अमेरिका उसको और आगे ले गया और अमेरिका ने अपना एक अलग ही अस्तित्व बनाने का जो निर्णय ले लिया था, उसका उसको बेनिफिट भी होगा। दैट मीन्स कॉलोनिस्ट ने जो डेलीगेट्स इलेक्ट किए, वो डेलीगेट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे और वो उसकी गवर्निंग बॉडी भी बनेंगे, जैसा मैंने कहा 1775 में। और वो स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ सिक्रेसी टू प्रोटेक्ट द कॉज ऑफ अमेरिकन लिबर्टी एंड देयर ओन लाइव्स, इसको वो पुट अप करेंगे। क्योंकि बहुत जल्दी ही कॉलोनीज को समझ में आ जाएगा कि ब्रिटेन के साथ रिकंसिलिएशन का कोई भी स्कोप नहीं है। इसीलिए रिचर्ड हेनरी ली, उन्होंने कहा कि दैट दीज यूनाइटेड कॉलोनीज आर एंड राइट टू वॉट बी फ्री एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स। वो कमिटीज बनाएंगे, कमिटीज रीजंस फॉर इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। और थॉमस जेफरसन जो कि चेयर करेंगे इन सारी चीजों को, वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए फर्स्ट ड्राफ्ट को भी लिखेंगे। और वो फर्स्ट ड्राफ्ट को हम ये नहीं कह रहे कि उसको एग्जैक्टली ले लिया जाएगा, उस ड्राफ्ट को थोड़े बहुत चेंजेस उसमें किए जाएंगे। और जेफरसन ने जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे वर्जीनिया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, उसके बाद इनलाइटनमेंट्स के आइडियाज, ये सभी आइडियाज को वो लेके आएंगे और वो इसको बताएंगे कि दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द अमेरिकन माइंड। अमेरिकन माइंड आखिर चाहता क्या है? फ्रीडम। अमेरिकन माइंड चाहता है इंडिपेंडेंस। अमेरिकन माइंड चाहता है वो खुद डिसाइड करेगा अपना फ्यूचर। इन शॉर्ट वर्ड्स आई कैन से दैट। लेकिन उनके एग्जैक्ट वर्ड्स को ना करते हुए, उनके बातों को एग्जैक्टली ना पुट अप करते हुए, आप कह सकते हैं कि जो डिक्लेरेशन था उसको एक तरीके से दोबारा प्रिपेयर किया जाएगा और उसको पुट अप किया जाएगा। पार्चमेंट डिक्लेरेशन, पार्चमेंट मींस बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया जाएगा। टिमोथी मैटलैक जो असिस्टेंट थे सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस के, उन्होंने उसको लिखा और अब डिक्लेरेशन को साइन कर दिया गया। डिक्लेरेशन को साइन कर दिया गया, डेलीगेट्स ने उसको साइन कर दिया। जॉर्ज वॉशिंगटन क्योंकि बहुत दूर थे उस टाइम अपने ट्रूप्स के साथ, अल्टीमेटली 56 डेलीगेट्स ने उसको साइन किया। तो आप कह सकते हैं कि पेट्रियटिज्म ने, आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस ने, आप कह सकते हैं कि फ्यूचर में अपने बिलीफ के कारण अमेरिकन ने डिसाइड किया दे आर गोइंग टू नाउ डू नॉट टॉलरेट एनीथिंग वॉर। अब होगा क्या? अब होगा जब कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस के लिए अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, तब देयर वुड बी अ वेरी वेरी फ्यूरियस रिएक्शन फ्रॉम द ब्रिटिश। क्योंकि डिक्लेरेशन की जो 200 कॉपीज थी वो जगह जगह दी जाएंगी। उन कॉपीज को हम कहते हैं डनलैप ब्रॉडसाइड्स। वो वेरियस कमिटीज को भेजी जाएंगी, कमांडर्स को भेजी जाएंगी, कॉन्टिनेंटल ट्रूप्स को भेजी जाएंगी। और वो कॉपीज धीरे धीरे अंग्रेजों के पास भी पहुंचेंगी। दैट मींस दे विल बी रीचिंग किंग जॉर्ज थर्ड आल्सो कपल ऑफ मंथ्स लेटर। दैट इज व्हाई वो कहेंगे ये मिसगाइडेड अमेरिकन पागल हो गए हैं। और ये जो इनका क्लेम है इंडिपेंडेंसी का, ये किसी भी हालत में माना नहीं जा सकता। लेकिन हम सिर्फ सद्दाम हुसैन की बात आज की डेट में करते हैं, हम गद्दाफी की बात आज की डेट में करते हैं, हम सीरिया की बात करते हैं, असद की बात करते हैं। लेकिन उस समय में भी किंग जॉर्ज थर्ड का स्टैचू न्यूयॉर्कर्स ने भी पुल डाउन कर दिया था। So please correlate with the present circumstances and try to understand that how they would have behaved, and then only you'll be able to write a very beautiful answer and also understanding. अब आप कह सकते हैं कि आखिर प्रियम्बल में ऐसा क्या था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के? उसमें लिखा गया ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। लेकिन यहाँ मेन का मतलब क्या है? यहाँ मेन का मतलब ये नहीं कि हर इंडिविजुअल को पूरा राइट मिल गया। ऑल मेन मीन्स अमेरिका की जब बात आती है, अमेरिकन कॉलोनीज की बात आती है, तो ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। उन सबको आगे बढ़ने का, उन सबको इंडिपेंडेंस का हक है। यहाँ पर बात स्लेव्स की नहीं हो रही, यहाँ पर बात ट्रांसजेंडर्स की नहीं हो रही, यहाँ पर बात आज के अमेरिका की उसके हिसाब से नहीं हो रही है। क्रिएटर विद सर्टेन अनएलियनेबल राइट्स, दैट इज वेरी ट्रू, लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। इन बातों ने उन्होंने अपनी मदर कंट्री से अपने आप को सेपरेट कर दिया, बिकॉज उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और आइडेंटिटी को खतरा हो चुका था। यानी प्रियम्बल इंस्पायर करता है। ग्रीवेंसेस बहुत सारी थी और उन्होंने 27 कंप्लेंट्स भी दी, जो कि ये बता रही थी कि क्यों हमें ग्रीवेंसेस हैं। यानी कि अगर अंग्रेजों के पास क्या ऑप्शन था, अगर वो इस बात को संभालते
तो क्या अमेरिका कॉलोनी के रूप में ही रह पाता? ये एक सोचने वाली बात है। यानी कि जो इररिपेरेबल लॉस ब्रिटेन का हुआ, वो क्या बच सकता था? ये हमें सोचना पड़ेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फ्री एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स की जो जर्नी है अमेरिका की, वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही थॉटफुल है। लेकिन एज़ आई जस्ट सेड, इसके बाद बैटल स्टार्ट होंगे। इसके बाद जो है कॉन्टिनेंटल आर्मी, वो ब्रिटिश आर्मी के साथ लड़ाई लड़ेगी, और ये एक ब्रॉडर पार्ट है अमेरिकन रिवॉल्यूशन का। यानी कमाल की बात ये है कि पहले आपने डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा है। फ्रेंच और स्पेनिश वो भी जो है सपोर्ट करेंगे, और 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस होगी, जहां पर अमेरिकन विक्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट होगा नॉर्थ अमेरिका में, कैरेबियन में और अटलांटिक ओशियन में। तो लास्ट में ग्रेट ब्रिटेन को मानना ही पड़ेगा, लेकिन ग्रेट तो किस नाम का हम कहें जब उसने इंडिया को पकड़ लिया, उसका काम तो चलता रहा। ऑन द अदर हैंड, जब हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के डिक्लेरेशन की, तो कमिटी वाज लेड बाय थॉमस जेफरसन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट वाज साइंड बाय पीपल फ्रॉम ऑल 13 कॉलोनीज, बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट इट। इसीलिए कॉलोनिस्ट 1783 तक फाइट करते ही रहे। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आज की डेट में नेशनल आर्काइव वाशिंगटन डीसी में है। वी कैन विजिट आल्सो। इट इज रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर सेल्फ गवर्नेंस एंड आल्सो ह्यूमन राइट्स। All people are created equally and have rights that include liberty, life, as I just said, life, liberty, and pursuit of happiness. Thomas Jefferson was the third president of the United States also. So the question is कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या उसके अंदर कोई सुधार की जरूरत ही नहीं थी? ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस भी आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन रेटिफाई किया गया स्टेट्स के द्वारा। फर्स्ट वाज द डेलावेयर to ratify it in December 1787. And the last one was the Rhode Island. Implementation होगा. New Hampshire will be the ninth state to ratify it. Constitution one of the oldest है, most emulated है. हिस्टोरियंस ये भी बिलीव करते हैं कि जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट और आइडियाज थे उसके, वो इरोकियस कॉन्फेडरेसी से आए, यानी कि अमेरिकन कॉलोनी से पहले जो नेटिव नेटिव जो अमेरिकन थे, उनके कॉन्फेडरेसी, उनके ट्राइबल जो आइडियाज थे, उनको उन्होंने लिया। ये एक तरीके का अपने आप में डिबेट है। 13th अमेंडमेंट आएगा। 13th अमेंडमेंट विल बी कमिंग आफ्टर December 6, 1865, following the Civil War, which abolished slavery and involuntary servitude except punishment for the convicted crimes. Please understand, involuntary servitude, कोई किसी का गुलाम नहीं है, कोई किसी का गुलाम नहीं हो सकता, एक्सेप्ट अगर आपको पनिशमेंट दी जाती है, अगर आपको कन्विक्शन होती है। 1865 में इसको मान लिया गया और इसको इवेंचुअली रेटिफाई कर दिया गया। यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? स्लेवरी बंद हो, यानी लीगल सेफ गार्ड मिले, यानी जो मिलियंस ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो आगे बढ़े, रेशियल इक्वलिटी आए, यानी सिविल राइट्स की मूवमेंट आगे बढ़ेगी। 14th एंड 15th अमेंडमेंट की बात होगी, और की लेजिस्लेशन जो आएंगे, सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 एंड वोटिंग राइट्स एक्ट ऑफ 1965, इनकी बात होगी। 13th अमेंडमेंट एक अपने आप में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से, वो गाइडिंग लाइट है। फ्यूचर जो जुडिशरी के प्रिंसिपल्स हैं उनको भी वो इनलाइटन करेगा। पर क्रिटिसाइज भी किया गया कि यहाँ पर क्यों पनिशमेंट क्लॉज को रखा गया। इनवॉलेंट्री सर्विट्यूड को आपने तो हटाया, लेकिन एक क्रिमिनल सैंक्शन क्यों दे दी, इस चीज की बात भी की गई। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी चीज एक बार में पूरी नहीं होती। लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो लिविंग डॉक्यूमेंट, एंड दैट इज वाई वन हैज टू मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करें कि अमेरिकन रिवोल्यूशन आखिर हुआ क्यों, जो हमने अब तक समझा कि डिसकंटेंट था। हाँ जी, डिसकंटेंट था। इनफोर्स टैक्सेस थे, बिल्कुल थे। बहुत सारे टैक्सेस थे कॉलोनीज के ऊपर, स्टैम्प टैक्स, टाउनसेंड टैक्स, करेंसी टैक्स, क्वाशनिंग टैक्स, और ये सारे टैक्सेस की वजह से पीपल वर रियली अनहैप्पी। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन था, बिल्कुल लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन था। इन्फ्लुएंस हुआ क्या इनलाइटमेंट आइडियाज का? यस, इनलाइटमेंट आइडियाज का इन्फ्लुएंस हुआ। दैट इज व्हाई थिंकर्स लाइक जॉन लॉक, उन्होंने कॉलोनिस्ट के आइडियाज को, उनके लाइफ को प्रोफाउंडली इंपैक्ट किया। और रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे द पेट्रियट्स, डॉटर्स ऑफ लिबर्टी, सन्स ऑफ लिबर्टी, ऐसे करके जो, और थॉमस पैन, इन सब के आइडियाज ने बहुत ज्यादा जोश और उमंग दिलाई, और ये सोसाइटीज और इन बॉडीज ने इंटेलेक्चुअल आइडियाज को प्रमोट किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि सक्सेस क्यों मिली, क्योंकि उनमें यूनिटी और डिटर्मिनेशन था, क्योंकि मिलिट्री सपोर्ट भी उन्हें मिला। फ्रांस और स्पेन ने जैसे उनको सपोर्ट किया, लीडरशिप लाइक जॉर्ज वाशिंगटन, और उन्हें अपने एरिया का अच्छे से जानकारी थी, लोकल टेरेन, गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स, जैसे हम मराठास की बात करते हैं, और पॉपुलर सपोर्ट भी मिला। ब्रिटिश की स्ट्रेटेजिक मिस्टेक यही थी कि जो बात गलत है वो उनको मान लेनी चाहिए थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया। पॉलिटिकल आउटकम्स हैं, अमेरिका विल बी बिकमिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
1787, the Constitution of the US framing the blueprint for the new government, it was crafted and ratified. और social outcomes आप कह सकते हैं कि अमेरिकन सोसाइटी नए इंडिविजुअल राइट्स, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, फ्रीडम इनको प्रमोट करेगी. अबॉलिशनिस्ट मूवमेंट भी चलेगी, यानी कि आगे चल के स्लेवरी को अबॉलिश करने की बात भी होगी. रिवोल्यूशन के प्रोफाउंड इम्पैक्ट्स नॉट जस्ट इन अमेरिका बट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वुड आल्सो बी सीन. अमेरिकन रिवोल्यूशन की वजह से आप कह सकते हैं वुमेन रोल्स, राइट्स और फ्यूचर वुमेन राइट्स मूवमेंट्स की भी बात होगी. लेकिन क्या, अगेन आई एम आस्किंग यू, अमेरिकन रिवोल्यूशन के बाद जब अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है, तो क्या उसने कॉलोनियलिज्म को प्रमोट किया? क्या उसने कॉलोनियलिज्म को रोकने की कोशिश की? दिस आई लीव अप टू यू, प्लीज थिंक अबाउट इट एंड राइट आल्सो. इकोनॉमिक आउटकम्स में न्यू प्रोस्पेक्ट्स बिल्कुल बनेंगे. मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज प्रमोट होती चली जाएंगी. वी नो दैट इट इज अ जायंट इन बोथ द एरियाज. साथ साथ में पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करेगा और रिवोल्यूशन मूवमेंट्स को इंस्पायर भी करेंगे. फ्रेंच रिवोल्यूशन आगे चलकर जिसकी हम बात करेंगे वो भी अमेरिकन रिवोल्यूशन से ही इन्फ्लुएंस हुई थी. सो अमेरिकन आइडेंटिटी जो अभी भी है वो फूड के माध्यम से भी है, जैसे हॉट डॉग्स, मिल्क शेक्स, बारबेक्यू, हैवी मेटल, जैज, हिप हॉप म्यूजिक हो गया, स्पोर्ट्स, बेसबॉल, अमेरिकन फुटबॉल, बास्केटबॉल, आइस हॉकी, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, वर्ल्ड व्यू, अमेरिकन आइडेंटिटी स्टिल इन्फ्लुएंसेस. जनरेशन शिफ्ट भी हमें देखने को मिलती है. कल्चरल आइडेंटिटी एंड नॉलेज भी अमेरिका की हेजीमोनी है सॉफ्ट पावर के तौर पे. और आज की डेट में जब हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तब भी अमेरिका का है. So what we have discussed, we will just be quickly going through it. British trade policies, taxation without representation, we have discussed it. Policies and act imposed such as stamp act were seen as an oppressive unjust, बिल्कुल सही बात है. और साथ साथ में सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट किया गया, बिल्कुल किया गया. प्राइमरी गोल ऑफ रिवोल्यूशन वाज टू एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट नेशन, बिल्कुल सही बात है ये. और अमेरिकन रिवोल्यूशन इकोनॉमिक फैक्टर्स उसके अंदर प्रेजेंट थे, लेकिन सिर्फ वो इकोनॉमिक नहीं थी, ऐसा हम नहीं कह सकते. फ्रेंच रिवोल्यूशन को बिल्कुल इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि पीरियोडिक वॉर्स जो फ्रांस इंगेज था ब्रिटेन के साथ, उससे उसको समझ में आएगा कि धीरे 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 रास्ता बदलना होगा. दैट इज वाई द कॉमन पीपल इन फ्रांस, दे विल ऑल्सो बी स्टैंडिंग अप, क्योंकि जो वेल्दी थे और फर्स्ट स्टेट थे, दे वर नेवर रेडी फॉर एनी चेंज. दैट इज वाई अमेरिकन रिवोल्यूशन विल बी एक्टिंग एज अ काइंड ऑफ अ प्रिकर्सर फॉर द फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑल्सो. अमेरिकन रिवोल्यूशन वॉज नेचुरल, we have discussed that. No taxation without representation, essentially an economic conflict, I agree, because हमने देखा टैक्सेस थे, हमने देखा ड्यूटी थी, हमने देखा किस तरीके से वो फ्रीडम चाहते थे. रिमार्केबल सडननेस, दैट आल्सो वी एग्री, कि आप देखिए कैसे उन्होंने अपने आप को इकट्ठा किया, कैसे उन्होंने डिक्लेरेशन किया. टैलेंटेड लीडर्स की हमने बात की. एंड लैक ऑफ स्टेटमैनशिप इन लंदन, दैट आल्सो वी हैव सीन. They were the contributory factor in precipitating the American Revolution. साथ साथ में the crowds gathered to cheer, fire guns and cannons ring, church bells in Philadelphia, Boston, but many people in America who did not rejoice. Yes, बिल्कुल आप सोचिएगा और मुझे बताइएगा. That is what we discussed the second level in our courses. You join our courses and you get to know how to think, how to write, and complete success. There is no spoon feeding. American War of Independence transformed Europeans as well as America. Yes, this is also wonderfully true. I have already given few clues to you. American War of Independence deprived Great Britain of one empire, but it strengthened the foundation of other. ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है and it is asking you to comment. American War of Independence transformed Europe as well as America. ये बात बिल्कुल सच है. American War of Independence finally ended in 1783 when British acknowledged that United States of America is going to be a reality. So that is why we say that there were so many developments, there were so many important changes which you must know, and you must be able to bring them on the paper and writing in a smart objective way. What were the factors that worked in the drafting of the American Constitution? We agree with that. Beard's view that constitution being economic document, ये पूरी तरह से ट्रू नहीं है. अगर हम कहें कि अमेरिकन elite wanted to control the American revolution, ऐसा नहीं है. They were definitely part of it. They were landowners, they were having a lot of resources with them, but then it was just one part. You can't say that they were guiding the whole process and they wanted that mercantilism was actually leading the whole process. वो उसका एक important element है. That every feature of the American Constitution was ultimately of the English origin. बिल्कुल ये भी चर्चा का विषय है. We have discussed in our classes and also in our discussions. But I would like you to understand through the videos that we have done and try to write answers and get back to me. Explain the main feature of the US Federal Constitution. ये भी अपने आप में एक बहुत ही mainstream question है. सो इन सब क्वेश्चंस को, इन सारे आइडियाज को समझते हुए यदि आप इस लेसन को 2 बार रिपीट करते हैं, then you will be able to understand how to go about it. And do join our courses where we tell you beyond this एग्जामिनेशन में इन चीजों को जोड़ना कैसे है और आप सक्सेस की तरफ कैसे
पहुंच सकते हैं विद क्लैरिटी, ऑथेंटिसिटी और साथ साथ में एक हिम्मत और सोच जिसकी आज की टाइम पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।